हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित मौर्य आपका एक बार फिर से परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम यहाँ पे साइंस स्पेशल बैच पढ़ रहे हैं और साइंस स्पेशल में हम यहाँ पे ब्लड टॉपिक पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने ब्लड के बारे में कुछ पढ़ा था, जैसे कि ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है और ये हल्का बेसिक होता है, स्लाइटली आपका कैसा होगा, क्षारीय होता है। और इसके बाद हमने देखा था कि ब्लड जो है वो दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और जिसमें CO2 घुली होती है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो जल्दी से फ्रेंड्स रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सके। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निर्माण। तो रक्त का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बोन मैरो का, कि रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो, या इसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा के अलावा जो फॉर्मेशन है वो लीवर में भी होता है। लीवर यानी यकृत जिसे कहते हैं, यकृत में भी रक्त का निर्माण होता है। दूसरा, ये जो स्प्लीन है, ये जो प्लीहा है, इसमें भी रक्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे ये हमें ध्यान रखना है। तो नॉर्मली कंडीशन में पूछे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो आंसर होगा बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये जैसे ये कोई बोन है, इस तरह से ये कोई बोन है, ये बोन का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे बोन के ये यहाँ पे एक कैविटी होती है, एक खाली पार्ट होगा दोस्तों। अब ये जो खाली पार्ट है तो इसमें एक लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड भरा होता है, इसी लिक्विड को बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भ्रूण अवस्था एम्ब्रियोइक स्टेज, जो एम्ब्रियोइक स्टेज होती है जब बच्चा गर्भ में होता है, तो उस कंडीशन पे जो ब्लड का निर्माण है वो कहाँ पे होगा, क्योंकि भ्रूण अवस्था में बोन्स जो है डेवलप नहीं हो पाती हैं और बोन्स जब डेवलप सही से नहीं हो पाएंगे तो उनके अंदर जो बोन मैरो है वो डेवलप नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में जब भ्रूण अवस्था की बात होगी तो भ्रूण अवस्था में जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो होता है लीवर में, वो होगा यकृत में। और इसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन में या प्लीहा में होता है। तो अगर क्वेश्चन दोनों आते हैं, क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और ऑप्शन में लीवर भी दिया है और ऑप्शन में स्प्लीन भी दी हुई है, तो आप प्रेफर किसको करोगे, तो आप प्रेफर करोगे लीवर को, ठीक है। आप प्रेफर करेंगे लीवर को। अगर ऑप्शन में लीवर नहीं है तब हम क्या लगा सकते हैं, तब हम स्प्लीन लगा सकते हैं। तो ये है रक्त का निर्माण, कि रक्त का निर्माण कहाँ पे होगा। तो सबसे पहला नॉर्मल कंडीशन होगी तो होगा कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। और अगर भ्रूण अवस्था करके पूछते हैं तो आंसर होगा लीवर, तो आंसर होगा लीवर। अगर लीवर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर होता है प्लीहा या स्प्लीन, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लोगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं ब्लड के कंपोनेंट, कि ब्लड है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहां पे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, रक्त के भाग। तो रक्त जो है, ब्लड जो है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है या इसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल
कि हमने वाटर में रेत डाल दी। अब अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो हमें देखने से यही लगेगा कि ये एक लिक्विड है, लेकिन उसमें रेत के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो सेम इसी तरह से कि ब्लड में जो है सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं और ब्लड में लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में हम कहेंगे कि एक पार्ट जो ब्लड का है वो होता है लिक्विड, लिक्विड पार्ट होगा। इसको कहेंगे ये ब्लड का कैसा भाग है, ये ब्लड का तरल भाग है। और ब्लड का जो एक पार्ट होता है वो होता है सॉलिड पार्ट, वो होता है सॉलिड पार्ट। ये होता है इसका ठोस भाग, ठोस भाग। तो रक्त के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, रक्त के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होगा लिक्विड पार्ट। अब अगर टोटल ब्लड फ्रेंड्स अगर 100% है, टोटल ब्लड हम कितना माने कि अगर टोटल ब्लड 100% माने तो ऐसी कंडीशन में जो लिक्विड वाला पार्ट है वो होगा ज्यादा, और ये लिक्विड वाला पार्ट कितना परसेंट होता है, तो आंसर होगा कि 55% होता है। ये होता है 55%। और जो सॉलिड वाला पार्ट है ये कितना होगा, तो ये होगा 45%। ये होता है 45%, 45% होता है। लिक्विड वाला जो पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्लाज्मा, इसे कहा जाता है प्लाज्मा, इसे फ्रेंड्स कहते हैं प्लाज्मा। लिक्विड वाले पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। और ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट होता है इसे कहा जाता है ब्लड कॉर्पसल्स, इसे कहा जाता है ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल, ठीक। इसे कहा जाता है रक्त कणिकाएं, इसे कहा जाता है रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। इसके बाद फिर आपने पढ़ा कि जहां पे भी सेल होगी, जहां पर भी कोशिका होगी वहां पर लाइफ होगी, वहां पे जीवन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीसी जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी मैक्सिमम कितने दिन तक आरबीसी जीवित रहती है। तो वहां पे लाइफ की बात आती है। तो हम इसमें कहेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये ब्लड का कैसा पार्ट होता है, ये ब्लड का लिविंग पार्ट होता है क्योंकि इसमें सेल्स होती हैं। ये ब्लड का लिविंग पार्ट है, ये ब्लड का सजीव भाग होता है, सजीव भाग होता है। और क्योंकि इसमें कोई सेल्स नहीं होती है, इसमें केवल क्या होगा, तो इसमें वाटर होता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा वाटर होगा प्लाज्मा में, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, लिपिड होती है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें जीवन वाला ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें लाइफ हो। तो हम कहेंगे कि ये जो है ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट है, ये ब्लड का कैसा भाग है, ये ब्लड का निर्जीव भाग है, ये ब्लड का निर्जीव भाग है। और ये ब्लड का जो है वो कैसा भाग है, सजीव भाग है। अब क्वेश्चंस यहां से कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है, तो ब्लड में प्लाज्मा 55% पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि लिक्विड पार्ट ब्लड में कितने परसेंट होता है, तो आंसर होगा 55% होता है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि निर्जीव भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर होगा प्लाज्मा कहते हैं। निर्जीव भाग कितने परसेंट होता है, तो आंसर होगा 55% होता है। इसी तरह से कि इसमें पूछ सकते हैं कि रक्त कोशिकाएं या सॉलिड पार्ट जो है ब्लड का वो कितने परसेंट होता है, तो आंसर होगा 45% होता है। लिविंग पार्ट जो है वो कितना होता है, तो आंसर होगा 45% होता है। ज्यादा कौन सा वाला पार्ट होगा, तो आंसर होगा कि ज्यादा जो होता है वो नॉन लिविंग यानी निर्जीव भाग होता है, यानी लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। इसमें ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स में हमें पढ़नी होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये आपकी 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, इनको पढ़ना है और हमें प्लाज्मा को पढ़ना है, ठीक है। तो ब्लड के ये कंपोनेंट होते हैं जो जिसकी वजह से ब्लड के सारे फंक्शंस होते हैं, पूरा ब्लड जो है बनके तैयार होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग प्लाज्मा। नेक्स्ट हेडिंग होगी प्लाज्मा। नेक्स्ट हेडिंग होगी प्लाज्मा। प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा, अब हम बात करें कि इसका रंग कैसा है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो आंसर होगा कि प्लाज्मा का जो कलर है ये होता है हल्का पीला। प्लाज्मा जो है हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला, इसको कहते हैं पेल येलो कलर, हल्का पीले रंग का ये होगा। जहां भी कलर की बात होगी तो फिर वहां पे कोई ना कोई पिगमेंट जो है वो जिम्मेदार होता है उस कलर के लिए। तो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं आपसे कि प्लाज्मा का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, तो आंसर होगा कि प्लाज्मा का पीला रंग ये होता है बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन पिगमेंट, ये क्या है, एक पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो रंग प्रदान करते हैं, जो रंग देते हैं, बिलीरुबिन। ठीक, हिंदी में कहते हैं इसको रंजक, वर्णक कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन कि प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होगा, तो आंसर होगा बिलीरुबिन के कारण होता है। अब इसके बाद आपने सुना होगा पीलिया जॉन्डिस। तो पीलिया की जब जांच की जाती है तो उसमें प्लाज्मा में बिलीरुबिन की मात्रा देखी जाती है। ठीक है, 1 से 2 मिलीग्राम अगर है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा होता है 3, 4, 5, 6, 7, अगर इससे ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि पीलिया में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो आंसर होगा कि पीलिया में जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो प्लाज्मा है या जो ब्लड है वो और ज्यादा पीला नजर आता है, और पूरे अंग, आंखें और जो नेल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। किसकी वजह से, बिलीरुबिन की वजह से। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होगा, तो हल्का पीला होता है। इसके बाद प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन इसका क्या होगा, कंपोजिशन इसका क्या होगा, तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। 92% तक होता है इसमें जल। प्लाज्मा में 90 से 92% तक जल पाया जाता है, यानी मैक्सिमम जो पार्ट है प्लाज्मा का वो किससे बना है, वो जल से बना है। इसके बाद जो 7% है ये प्रोटीन होती है। 7% प्लाज्मा में क्या होगी, प्रोटीन होगी। रेस्ट जो भी बचा 1% में, तो रेस्ट 1% में इसमें होगा ग्लूकोज, इसमें होता है ग्लूकोज, इसमें होते हैं खनिज, इसमें होते हैं खनिज या मिनरल्स होते हैं, इसमें खनिज या मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से, तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, कार्बोनेट, ये आपके मिनरल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कंपोजिशन हो गया। ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि प्लाज्मा में जल कितने परसेंट पाया जाता है, तो आंसर होगा कि प्लाज्मा में जल जो है वो 90 से 92% पाया जाता है। और प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, तो आंसर होगा कि प्लाज्मा में प्रोटीन जो है वो 7% पाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन के नाम पूछ लिए जाते हैं, उनके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन है वो कौन कौन सी होती हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें लिखोगे कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से इसको ले लोगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी प्लाज्मा में उपस्थित प्रमुख प्रोटीन। प्रमुख प्रोटीन कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रमुख प्रोटीन पाई जाती है। तो एक आपने नाम सुना होगा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन ये एक प्रोटीन है और ये प्लाज्मा में पाई जाती है, और इसका जो फंक्शन है वो होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, क्लॉटिंग,
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये इसका काम होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिर इसी के जस्ट अपोजिट हेपेरिन, इसी के जस्ट अपोजिट एक हेपेरिन नाम की प्रोटीन होती है, ये भी प्लाज्मा में पाई जाती है और इसका जो फंक्शन होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ये क्या करेगी, रक्त का थक्का जमने से रोकना, रक्त का थक्का जमने से रोकना, और इसीलिए इसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट प्रोटीन, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन ये कहलाती है। इसको कहेंगे प्रति स्कंदित प्रोटीन कहलाती है, प्रति स्कंदित प्रोटीन कहलाती है। ये इसका दूसरा नाम है ब्लड थिनर, इसे ब्लड थिनर भी कहा जाता है, रक्त को पतला करने वाले प्रोटीन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो है वो कई तरह से घुमा के पूछ सकते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक प्रोटीन है वो कौन सी होती है, तो आंसर होगा फाइब्रिनोजेन। इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि बॉडी के अंदर या वेन्स में या आर्टरीज में ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है, तो आंसर होगा कि ड्यू टू हेपेरिन, हेपेरिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। जब घाव होता है, जब सेल डैमेज होती है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, रक्त का थक्का बनने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि डैमेज सेल से प्रोथ्रोम्बिनोजेन नाम का एक हार्मोन निकलता है, प्रोथ्रोम्बिनोजेन नाम का एक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन कहां से निकलेगा, तो आंसर होगा कि ये हार्मोन निकलता है डैमेज सेल से, जो घायल कोशिकाएं होती हैं उनसे ये हार्मोन निकलेगा, और ये हार्मोन सबसे पहले क्या करेगा, हेपेरिन को डीएक्टिवेट करेगा। जब सेल डैमेज होंगी, घाव होगा, तो उसके बाद हेपेरिन डीएक्टिवेट होगा, और हेपेरिन के डीएक्टिवेट होने के बाद फिर क्लॉटिंग की प्रोसेस शुरू होती है। क्लॉटिंग एक केमिकल प्रोसेस है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कई सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन पार्टिसिपेट करता है, जिसमें फाइब्रिनोजेन पार्टिसिपेट करती है, फेब्रिन नाम की एक प्रोटीन है वो पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद विटामिन के इसमें पार्टिसिपेट करता है, कैल्शियम आयन पार्टिसिपेट करता है। तो बहुत सारे एलिमेंट मिलके एक क्या करते हैं, क्लॉटिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, तो बाकी का जो क्लॉटिंग प्रोसेस है वो ब्लड कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे इसमें। तो अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि हेपेरिन जो है वो क्या करेगी, रक्त का थक्का बनने से रोकती है। नेक्स्ट प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाई जाती है वो है, देखिए नेक्स्ट प्रोटीन जो है ये है ग्लोबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करेगी, तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, इसको कहते हैं प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करने के बाद क्या होगा कि ये इम्यून सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करती है। एंटीबॉडी क्या होती हैं, तो ऐसी स्पेशल प्रोटीन होती हैं, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, इस बॉडी पे कोई बीमारी अटैक कर रही है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, कुछ भी है। जब इस पे अटैक कोई चीज करती है तो उसमें एंटीबॉडीज जो बॉडी में होती हैं वो इसको क्या करती हैं, इसको पहचानने का काम करती है कि आखिर ये है क्या। तो अगर कोई भी चीज जो जानी पहचानी है, मान लो जैसे कोई भी है, जैसे आपका चिकन पॉक्स हो गया, तो अगर एक बार किसी को चिकन पॉक्स होता है, अगर दोबारा वो होता है, तो बॉडी के अंदर उस तरह की एंटीबॉडीज, उस तरह का सिस्टम पहले से मौजूद होता है, और इसके बाद क्या होगा कि बॉडी दुगनी शक्ति से फाइट करती है। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा पूरा होगा, एंटीबॉडी के द्वारा पूरा होगा। कि एंटीबॉडी क्या करेंगी, तो रोगाणुओं को, पैथोजेंस को पहचानने का काम करती हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेती हैं और फ्यूचर के लिए वही इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती हैं, और फर्दर अगर कोई वही सेम बीमारी अटैक करती है तो उसके बाद क्या होगा कि बॉडी हमारी बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स करती है, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करती है। लेकिन अगर कोई नई बीमारी है तो उसको पहचानने में, उसकी एक्टिविटी को
समझने में एंटीबॉडीज को समय लगता है और तब जाके वो क्या करती हैं, लिम्फोसाइट को इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि नई बीमारी जब भी होती है तो उसको सही होने में थोड़ा सा समय लगता है, और एक बार जब ये सभी में इस तरह से पहुंच जाती है तो उसके बाद बॉडी के अंदर उस तरह की एंटीबॉडीज उसमें प्रेजेंट होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, और फिर जो है बाद में वो बीमारी आपकी जल्दी भी ठीक हो सकती है। जैसे कोरोना वाला जो केस है उसमें हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी का ये निर्माण करती है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर इसके बाद एक प्रोटीन और है इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रोटीन है, नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करेगी, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस करती है। इसको कहेंगे, ये क्या करती है, परासरणी संतुलन करती है, परासरणी संतुलन करती है। परासरणी संतुलन का मतलब ये है कि सेल्स के अंदर किस लिक्विड को जाना है, किसको बाहर आना है, इसका बैलेंस होगा, और ये जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए पूरी होती है। तो ऑस्मोसिस सही ढंग से हो, इसको बैलेंस करना, तो वही कहलाता है ऑस्मोटिक बैलेंस। जैसे सपोज करो कि एक सेल है और यहाँ पे कोई लिक्विड है, अब ये जो लिक्विड है ये इस सेल के अंदर जाना चाहता है, और चूंकि सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए जब कोई भी फ्लूइड जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो होता है तो इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है इसको बैलेंस कौन करेगा, तो इसको बैलेंस करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और इसकी सहायता से, इसी की सहायता से यह क्या करेगी, ये हार्मोन एंजाइम का क्या करती है, संवहन करती है, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने का काम करती है, और इसी की सहायता से क्या करेगी, इसी की सहायता से ये वाटर बैलेंस को बनाए रखती है, ये जल संतुलन को बनाए रखती है, बनाए रखती है। ठीक है, जल संतुलन को भी क्या करती है, ये बनाए रखती है। तो ये है आपकी मेन प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाई जाती है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद प्लाज्मा के फंक्शन, कि प्लाज्मा के कार्य क्या होंगे। चलिए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा के कार्य। तो प्लाज्मा के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी, जो अभी हमने देखा, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। फिर तो इसमें आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। दूसरा ये क्या करता है, तो ये ब्लड का जो पीएच है, ब्लड के पीएच को सामान्य बनाए रखता है, ब्लड के पीएच को सामान्य बनाए रखता है, ब्लड के पीएच को सामान्य बनाए रखता है। इसमें हम लिख सकते हैं
मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड के पीएच को समान बनाने का मतलब यह है कि जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से जो ब्लड का पीएच है ये कितना हो जाता है, 7.4 हो जाता है। ठीक है, 7.4 हो जाता है। इसके बाद ये क्या करेगा, तो ये मेंटेन वाटर बैलेंस, जल संतुलन को बनाता है। ये जल संतुलन, जल संतुलन को बनाता है। मेंटेन वाटर बैलेंस इन बॉडी, जल संतुलन को बनाना। दूसरा, जल संतुलन के जरिए ही जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो इसमें हम लिखेंगे शरीर के तापमान का नियंत्रण, रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी, शरीर के तापमान का नियंत्रण। और क्या करेगा ये, तो और ये क्या करेगा, तो ये एंजाइम और हार्मोन का संवहन करता है। एंजाइम और हार्मोन का संवहन करता है। कन्वेक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, ठीक, एंड हार्मोन, कन्वेक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं, ये सारे काम होते हैं प्लाज्मा के। फिर आपने एक नाम सुना होगा विस्कोसिटी, श्यानता, जिसे हम कहते हैं गाढ़ापन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जब कोई द्रव, कोई लिक्विड जो है जब फ्लो होता है तो ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इस तरह से क्या करेगी, फ्रिक्शन करेगी। इस तरह से समझ लो इसको कि जल की एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, तो ये तीनों लेयर आपस में क्या करेंगी, फ्रिक्शन करेंगी, और इस हिसाब से जल जो है आगे बढ़ेगा। और फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो बताओ तेजी से चलेगा कि धीमे चलेगा, तो आंसर होगा कि धीमे चलेगा। और अगर धीमे चलेगा तो वो लिक्विड कैसा होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हनी का एग्जाम्पल ले लो। शहद के रिस्पेक्ट में जो वाटर है, जो जल है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, शहद ज्यादा गाढ़ा होता है, ये आसानी से फ्लो नहीं होता है। तो विस्कोसिटी का जो गुण है वो केवल और केवल किसमें होता है, लिक्विड्स में होता है। ये सॉलिड में नहीं होगा, ये गैसेस में नहीं होगा, ये सिर्फ किसमें होगा, लिक्विड में होगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है, श्यानता का गुण किसके कारण होता है, या ब्लड का जो गाढ़ापन है वो किसके कारण होता है, तो आंसर होगा कि ये भी प्लाज्मा के कारण होता है, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती हैं उनके कारण ये होता है। तो इसमें हम एक गुण इसमें लिखेंगे कि रक्त की श्यानता किसके कारण होती है, प्लाज्मा के कारण होती है, प्लाज्मा के कारण होती है, ये लिख लोगे आप। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्लाज्मा, ये लिख लोगे इसमें, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का ये फंक्शन हो गए कि प्लाज्मा क्या क्या काम करेगा, तो एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा, इसके बाद वाटर बैलेंस को बनाए रखेगा, और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे बनाए रखेगा, हार्मोन और एंजाइम का ये संवहन करता है, और जो ब्लड में गाढ़ापन है, श्यानता है, वो भी किसकी वजह से होती है, वो भी इसी प्लाज्मा की वजह से होती है, इसी प्लाज्मा के कारण ये होगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक आपका होता है सीरम, एक वर्ड आता है सीरम, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, कि सीरम क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो सीरम है, सीरम
ये एक प्रकार का प्लाज्मा का ही पार्ट है कि जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, यानी प्लाज्मा में से ऐसी प्रोटीन हटा दी जाए जो ब्लड के क्लॉटिंग का काम करती है, तो जो बचा हुआ प्लाज्मा है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सीरम। अब इसके बाद आप ध्यान से समझो इसको कि ऐसी प्रोटीन कौन सी है जो क्लॉटिंग का काम करती है, तो आंसर होगा कि ऐसी प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। तो अगर हम क्या करें, अगर हम प्लाज्मा में से किसको माइनस कर दें, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को माइनस कर दें, फाइब्रिनोजेन को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो सीरम बचेगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि सीरम क्या होता है, तो सीरम जो होता है ये फाइब्रिनोजेन को निकालने के बाद जो प्लाज्मा बचता है उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सीरम में कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो आंसर होगा कि सीरम में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, या इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते हैं, या इसमें कह सकते हो कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखोगे, तो इसे हम सीरम कहते हैं। ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ प्लाज्मा। ठीक है, कि प्लाज्मा क्या होता है, कैसे कैसे इसके फंक्शन होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं।